हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला। और स्वागत है आप सभी का हमारे सी प्लस प्लस बेसिक्स के सेकेंड पार्ट में। और आज हम अपने सी प्लस प्लस बेसिक को खत्म करेंगे, मतलब इतना खत्म करेंगे, इतना कर लेंगे कि आप अपना सी प्लस प्लस कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इतना पूरा सी प्लस प्लस बेसिक कवर नहीं कर रहा हूँ, पर इतना कवर करूंगा कि आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो कोडिंग में। ठीक है, तो आज अपन एरेस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैंने बताया था ओवरफ्लो के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट चालू करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सी आउट, जैसे अगर मान लो मैं बताऊँ तुम्हें कि कैलकुलेशन हमारा कैसे होता है सी प्लस में, डेटा टाइप्स का ऑर्डर कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3/2, ठीक है, और इसको अगर आउटपुट करने की कोशिश करूँ, तो तुम तो बोलोगे कि भाई इसका कैलकुलेशन क्या होता है। इसका कैलकुलेशन होता है हमें 1.5, है ना, 1.5 पर मुझे आउटपुट क्या मिला, 1। ऐसा क्यों मिला? क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों जो वैल्यू था वो इंटीजर था, है ना। तो दोनों वैल्यू इंटीजर था, तो प्रोग्राम क्या समझता है, कंपाइलर क्या समझता है कि आउटपुट भी मुझे इंटीजर देना है। ठीक है, तो अगर दोनों वैल्यू मेरा इंटीजर है तो आउटपुट भी मुझे इंटीजर मिलेगा। अब मान लो मैं कोई भी एक वैल्यू को डबल बना दूं, मतलब फ्लोट वैल्यू बना दूं, डेसिमल पॉइंट बना दूं, तो अब जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.5। ठीक है, तो बेसिकली डेटा टाइप का जो प्रेसिडेंस होता है वो पहले सबसे पहले आता है डबल, ठीक है, फिर आता है फ्लोट, ठीक है, फिर आता है हमारा लॉन्ग 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 का सारे, ठीक है, फिर आएंगे इंट, ठीक है, फिर आता है कैरेक्टर। तो ऐसे हमारा प्रेसिडेंस चलता है, मतलब हम ऐसे हमारा ऑर्डर चलता है डेटा टाइप में। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर मान लो दोनों दोनों ऑपरेंड में से एक भी ऑपरेंड कुछ अलग हुआ और उसका डेटा टाइप ऑर्डर में ऊपर हुआ, तो उस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा वैल्यू। ठीक है, मैं अच्छे से और उसको बताऊंगा। जैसे मान लो ये 3/2 हमारा क्या हो गया, फ्लोटिंग वैल्यू हो गया, डबल वैल्यू हो गया। इसलिए क्योंकि हमने 2.0 यूज किया, विच इज अ हायर ऑर्डर प्रेसिडेंस। ठीक है, हायर ऑर्डर है इसका, डेटा टाइप में डबल पहले कैलकुलेट मतलब होता है। इसलिए ये प्रोग्राम क्या समझा, इसको मेरे को डबल में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसका आउटपुट क्या मिला है मुझे, 1.5। अब मैं एक एग्जांपल और लूं, अगर मैं यहाँ पर कर दूं सी आउट सी, ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर करूँ एक कैरेक्टर को सी आउट सी, अगर मैं इसको आउटपुट करके दिखाऊं, तुम बोलोगे क्या आउटपुट मिलेगा, सी मिलेगा। ऑब्वियसली सी मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर यूज किया है, और कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर ही मिलेगा। अगर मैं इसके साथ एक ऑपरेटर लगा दूं और +1 कर दूं, अब तुम देखो कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर हो गया, एक इंटीजर हो गया, तब तुम जानते हो कि ऑर्डर में हमारा इंटीजर पहले आता है, तो जो भी कंप्यूट करके मिलेगा वो मुझे इंटीजर वैल्यू मिलेगा। तो कंपाइलर को पता है कि कैरेक्टर के साथ हमारा एस की वैल्यू भी रहता है, तो इसका एस की वैल्यू होता है 99। देखो यहाँ में जो सजेस्ट कर रहा है, तो 99 + 1 100 होना चाहिए, विच इज एन इंटीजर वैल्यू। सो ये मेरे को 100 देगा, अगर मैं इसको रन करूँ 100 दे रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि मान लो मैं कुछ वैल्यू स्टोर करना है कुछ वेरिएबल्स में, तब कैसे करेंगे। अगर मान लो मैं इंट ए लिखा 3/2, ठीक है, 3/2, और अगर मैं इसको आउटपुट करने का सोचूं, सी आउट ए किया, ठीक है, मान लो सी आउट ए किया, तब तुम इसका आंसर क्या बोलोगे, क्या मिलेगा मुझे, 1.5? नहीं, 1। क्यों? मैंने बताया कि अभी दोनों वैल्यूज मेरा क्या है, दोनों वैल्यूज इंटीजर है, तो जो कंप्यूट भी होगा वो इंटीजर बनेगा। अब तुम बोलोगे अगर 2.0 कर देंगे तब तो वैल्यू मेरे को डबल आना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो अब भी मेरा ये आंसर 1 देगा। ठीक है, अब आंसर 1 क्यों देगा, तुम तो बोलोगे तुम तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए। तुम पहले बोले कि अगर कोई भी एक वैल्यू होगा तो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है, डबल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डबल में कन्वर्ट हुआ, लेकिन जो हमारा वेरिएबल यहाँ पर बना हुआ है वो कौन से वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल है ना। तो इंट टाइप का वेरिएबल हमारा कभी डबल वैल्यू तो स्टोर कर नहीं सकता है। तो भले ही 1.5 इसमें आ रहा है, ठीक है, भले ही 1.5 हमारा डबल वैल्यू आ रहा है, लेकिन जो हमारा डब्बा बना हुआ है, वेरिएबल बना हुआ है, वो कौन से टाइप का वैल्यू लेगा, वो लेगा इंटीजर टाइप का। तो ये जो 1.5 है ये बन जाएगा हमारा 1, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिला, 1। तो ये एक चीज हो गया। अब अगर मान लो, ठीक है, 2.0 था, अब मैं क्या करता यहाँ पर, 2.0 की जगह 2 रखता और यहाँ पर मैं डबल कर देता। ठीक है, अब मैं डबल कर देता, अब तुम बोलोगे यहाँ पर डबल है, अब तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब तो तुम बोलोगे डबल कर दिया। अब जैसे बोला कि आपने कि डब्बा हमारा इंटीजर टाइप का है तो वैल्यू नहीं लेगा, चलो अब तो मैं इसको डबल कर दिया, अब तो ले सकता है। ठीक है, अब ले सकता है, तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, 1.5। लेकिन अब मैं इसको रन करके दिखाऊं, तब भी ये मेरा आंसर 1 लेगा। ठीक है, तब भी आंसर 1 लेगा। कोई बता सकता है क्यों 1 लेगा, कमेंट्स में बताओ क्यों लेगा। ठीक है, तो आंसर इसलिए 1 ले रहा है क्योंकि अब देखो, सबसे पहले क्या, दोनों इंटीजर वैल्यू है, तो दोनों इंटीजर वैल्यू जब कंप्यूट हो रहा है तो आंसर तो मुझे क्या मिल रहा है, 1.5 नहीं 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर 1.5 कभी जनरेट ही नहीं हुआ, तो 1.5 जब जनरेट ही नहीं हुआ तो मुझे आंसर ए में
1.5 कैसे मिलेगा? ए में तो 1 ही घुसेगा ना। अगर 1.5 मिलता तो ऑब्वियसली ये 1.5 मुझे आउटपुट करता, पर यहाँ पर 3 and 2 बोथ आर इंटीजर, ठीक है, 3 and 2 आर बोथ आर इंटीजर, तो मेरे को यहाँ पर कभी वैल्यू मिला ही नहीं डबल, ताकि हम ए में स्टोर कर पाए, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब ऑर्डर हमारे डेटा टाइप का, कि अपन कैसे ऑर्डर में कंप्यूटर होता है और कैसे वर्क करता है ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग पहले वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर डब्बे में डालते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, ठीक है। तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं सबसे पहले ओवरफ्लो समझाऊंगा, ठीक है। तो कल मैंने एक पार्ट 1 वाले बेसिक्स वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू दिया था कि ओवरफ्लो कैसे होता है, और स्ट्रिंग से मैंने बताया था कि अपन कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप क्या क्या होते हैं। डबल फ्लोट, लॉन्ग लॉन्ग, इंट लॉन्ग इंट, कैरेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली अपन को डबल एंड फ्लोट के बारे में रेंजेस जानना उतना मतलब नहीं रखता है, क्योंकि डबल एंड फ्लोट का बहुत हाई रेंजेस होता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ से दिखाऊं तो देखो, तुम डबल और फ्लोट का यहाँ से रेंजेस देख सकते हो कितना बड़ा है। वो 10 टू पावर बहुत बड़ा जाता है, ठीक है, 6 7 सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये भी बहुत एक बड़ा डिजिट है, तो इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। मेन जो अपना जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो है अपना इंट एंड लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं लिख दूं इंट ए इक्वल्स टू, मैं लेता हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब इसका मतलब वो 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 है ना, 10 मतलब 5 zeros है ना, तो 10 टू द पावर 5, और मैं एक इंट बी लेता और इसका भी वैल्यू रखता 1 2 3 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों इंटीजर वैल्यू है, सही बात है, दोनों इंटीजर वैल्यू। अगर मैं अब इंट सी इक्वल्स टू ए इंटू बी करूं, ठीक है, इंट सी इक्वल्स टू ए इंटू बी करूं तो होगा क्या? अब देखो होगा क्या कि ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, तो ये क्या समझेगा, हमको आंसर किसमें स्टोर करना है, इंटीजर में। तो जब ए इंटू बी होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या कि देखो ए हमारा क्या है, ए हमारा है 10 टू द पावर 5 का वैल्यू है, ठीक है। अब उसमें मैं इंटू कर दूं, इसको अच्छे से लिखूं अगर मैं 10 का पावर 5 है ना, और इंटू 10 टू द पावर 5 करूं, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, मुझे मिलना चाहिए 10 टू द पावर 10, ये मिलना चाहिए, है ना, ये मिलना चाहिए, पर ये मेरे को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर मैं इसको आउटपुट करके दिखाऊं तुम लोग को, देखो अगर मैं इसको तुमको आउटपुट करूं, सी आउट सी करके दिखाऊं, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, सी, तो इट्स गिविंग मी द आंसर गार्बेज वैल्यू, मतलब ये मेरे को गार्बेज वैल्यू दे रहा है। गार्बेज वैल्यू मतलब क्या है कि ये मेमोरी से कुछ भी वैल्यू उठा के दे रहा है। क्यों उठा के दे रहा है? क्योंकि ये इस वैल्यू को अपने अंदर कंटेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैं देखो यहाँ पर अब क्या है कि रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। अब इंट का जो रेंज होता है वो 10 टू पावर -9 से लेके 10 टू द पावर 9 तक होता है। लॉन्ग इंट का -10 टू द पावर 12 से लेके 10 टू द पावर 12 तक होता है। एंड लॉन्ग लॉन्ग इंट का -10 टू द पावर 18 से लेके 10 टू द पावर 18 तक होता है। अब हमें ये इसके बारे में, ओवरफ्लो के बारे में समझना इसलिए आसान है क्योंकि हमें जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना होगा तो हमें ओवरफ्लो का ध्यान रखना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पर एक कंस्ट्रेंट्स का टेबल दिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है जिसके कारण ये ओवरफ्लो ना आए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अपन बैक टू आते हैं यहाँ पर, तो a इंटू ए मतलब 10 टू पावर 10, तो हमें पता है कि इंटीजर वैल्यू हमारा स्टोर करता है क्या, 10 टू द पावर 18। तो जब कैलकुलेट हुआ तो ये तो देखा कि इंटीजर में कैलकुलेट करना है, क्योंकि ए भी हम लोग हमारा इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, सही बात है। तो ए भी दोनों इंटीजर है तो वैल्यू हमारा इंटीजर आएगा, पर इंटीजर का रेंज तो 10 टू पावर 9 है, पर हमारे यहाँ पर जीरोस कितना आ रहा है, 10 टू पावर 10 आ रहा है, तो ये तो कैलकुलेट होगा नहीं। इसलिए इसने क्या किया, कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं लॉन्ग लॉन्ग, अगर मैं यहाँ पर सिंपली लॉन्ग कर दूं, तब तुम बोलोगे कि लॉन्ग का तो हमारा क्या है, लॉन्ग का हमारा रेंज होता है -10 टू पावर 12 टू 10 टू पावर 12, और हमारा आंसर कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 10 टू पावर 10, तो ये तो चल जाना चाहिए, है ना, ये तो चल जाना चाहिए लॉन्ग के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं इसको रन करूं तब भी ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैं देखो अभी तुम्हें बताया, इस जब मैं ऊपर सॉल्व कर रहा था ऑर्डर का, डेटा टाइप का ऑर्डर का, कि दोनों हमारा इंटीजर है, तो पहले वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होता है, उसके बाद इस डब्बे में जाता है। तो पहले जब वैल्यू कैलकुलेट हुआ तो इसने देखा कि दोनों वैल्यू इंटीजर है, तो मेरे को कैलकुलेट भी इंटीजर में करना है। तो जब कैलकुलेट किया तो देखा 10 टू द पावर 10, तो इंटीजर का वैल्यू मतलब रेंज तो है नहीं, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसलिए इसने क्या किया, 10 टू द पावर 10 जनरेट किया ही नहीं, इसने अपने आप से गार्बेज वैल्यू किया और उसको सी में स्टोर कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मेरे को दोनों को मेरे को लॉन्ग लॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको दोनों को लॉन्ग लॉन्ग बना दूं और अब मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ये हमारा परफेक्टली फाइन रन हो जाएगा, 10 टू पावर 10 आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर,
देखो वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा था मेरे कंपाइलर में, इसलिए मैंने ऑनलाइन कंपाइलर में दिखाया, तो ये रन कर रहा है, ठीक है। तो ए इंटू बी अब क्या हुआ, लॉन्ग लॉन्ग था तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने कैलकुलेट किया। अब देखा लॉन्ग में स्टोर करना है तो उसका रेंज क्या होता है 10^12, तो 10^10 हमारा छोटा है 10^12 से, तो सी में हमारा स्टोर हो जाएगा 10^10, और इसने आउटपुट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये था। अब अगर मान लो वापस से मैं अपने कंपाइलर में आता, पता नहीं वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है, एक और जीरो बढ़ा दिया, तो अब यहाँ पर 7 जीरोस हो गए ना टोटल, और यहाँ पर हो गए 5, तो 7 और 5 12, तो यहाँ पर भी एक बढ़ा दो 13। तो अब मैं इसको अगर कंप्यूट करने की कोशिश करूँ लॉन्ग की मदद से, तब नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग के क्या होता है हमारा रेंज 10^18, तो इसलिए हमारा ये चल जाएगा, ठीक है। अब कोई चीज का भी रेंज जानना है ना, कोई चीज का भी रेंज जानना है, उसके लिए एक इंट मैक्स वेरिएबल होता है। जैसे मान लो मैं इंट ए लिखा, ठीक है, इंट ए लिखा, और अगर मैं इसको लिख दूं इंट मैक्स, ठीक है, तो ये मेरे को ना उस वेरिएबल का मैक्स वैल्यू बता देगा, ठीक है। मतलब इंट यूज किया हो तो इंट का जो मैक्स वैल्यू होगा 10^9, ठीक है। तो ये देखो 10^9 अप्रोक्स है, एग्जैक्टली 10^9 नहीं होता है, ठीक है। तो ये 10^9 ही है, तो उसका वैल्यू मेरे को दे दिया। अगर मैं यहाँ पर 10^9+1 करूँ और अगर इसको रन करने की कोशिश करूँ, तो देखो नहीं मेरे को एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये बोल रहा है इंटीजर ओवरफ्लो इन एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने हमने देखा है कि हमारा रेंज होता है -9, मतलब -10^9 से लेके 10^9 तक। तो जब मैंने +1 किया, इंट मैक्स हमें पूरा लास्ट रेंज दे दिया 10^9 अप्रॉक्स तक, और जब मैंने +1 किया तो इसने ओवरफ्लो कर दिया, मतलब कि हमारा वैल्यू ओवरफ्लो हो गया। अब इसमें हम, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर +1 हटा के यहाँ पर प्लस करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्लस करूँ और रन करके दिखाऊं, तो ये मेरा चल जाएगा, ठीक है, नॉर्मली चल जाएगा। और मुझे आंसर क्या दिया, -214, ये रिवर्स वाला दिया, मतलब -10^9 का वैल्यू दिया, मतलब ये स्मॉलेस्ट रेंज वाला वैल्यू दिया। और यहाँ पर इसने ओवरफ्लो का कुछ आउटपुट नहीं किया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम अपने वैल्यूज स्टोर कर लेते हैं और उसको अगर मैं ओवरफ्लो करता हूँ, तो वो क्या करता है ना, रिवर्स चल जाता है। तो क्या हुआ कि इंट मैक्स में हमारा टॉप मोस्ट वैल्यू स्टोर था, अब जैसे ही मैंने वैल्यू स्टोर किया और उसको +1 करने की कोशिश किया, तो ये मेरा यहाँ से क्या हुआ ना, रिवर्स हो गया। तो जैसे मान लो हमारे डब्बे में, मान लो डब्बे में इंट मैक्स वैल्यू था, ठीक है, इंट मैक्स वैल्यू था। अब जैसे ही मैंने इसको, आई एम इंट मैक्स वैल्यू था, अब जैसे ही मैंने इसको +1 किया डब्बे में, तो ये क्या हो गया ना, रिवर्स हो गया। रिवर्स होके कहाँ पहुंच गया, माइनस इंट मैक्स वाले वैल्यू में, है ना, माइनस इंट मैक्स वाले वैल्यू में। तो ये होता है डिफरेंस हमारा वैल्यूज का, और ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था ओवरफ्लो के बारे में। अब समझते हैं कि तुमने बोला कि डबल और फ्लोट को यूज कर सकते हो, डबल एंड फ्लोट क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। तो अब मैं उसके ऊपर आता कि डबल एंड फ्लोट यूज नहीं करते, क्योंकि इंटीजर देखो 10^9 रहता है, तो इंटीजर लॉन्ग या लॉन्ग लॉन्ग की जगह क्यों ना कुछ डबल यूज कर ले, क्योंकि डबल तो हमारा अच्छा है, डबल तो हमारा बहुत बड़ा रेंज है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग रेंज तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों ना वो यूज क्यों नहीं करते। तो अब उसका यूज करने का रीजन क्या है कि उसमें हमारा प्रिसीजन बहुत कम आता है, मतलब प्रिसीजन एरर आता है, तो वो एरर देखते हैं अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डबल ऑफ ए में 10^5 स्टोर कर दिया, डबल ऑफ बी में 10^5 स्टोर कर दिया, और डबल ऑफ सी में इंटू बी कर दिया। तब तुम तो बोलोगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि डबल हमारा वैल्यू स्टोर करता है। हाँ ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलो मैं अगर दे रहा है ई मतलब होता है 10 कुछ, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाना है मेरे को, तो मैं सिंपली इसको कर देता फिक्स्ड नाम का एक हमारा कीवर्ड आता है, जो इसको साइंटिफिक फॉर्म को हटा देगा। तो फिक्स्ड यूज करूंगा, और अगर मैं इसको रन करके देखूँ, तो ये मेरे को आंसर देगा 10 पॉइंट कुछ वैल्यूज देगा, ठीक है। ये मेरे को दे रहा है 10 एंड कुछ पॉइंट्स। अब तुम बोलो कि डबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, डबल यूज कर सकते हैं, पर तुम बोलो कि डबल इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि यहाँ पर .00 आता है, नहीं उसका भी दिक्कत नहीं है। अगर उसको भी हटाना है तो मैं यूज करता हूँ सेट प्रिसीजन। सेट प्रिसीजन हमारा एक वो भी इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, हमें पॉइंट के बाद वैल्यू हटाने में काम करता है, PRECISION, ठीक है, प्रिसीजन। पर ये दिक्कत नहीं है, पॉइंट का दिक्कत नहीं है ना, कुछ इसका दिक्कत है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊं, क्योंकि देखो डबल में क्या होता है ना, एक प्रिसीजन एरर आता है। तो अगर मैं सी को यहाँ पर वैल्यू कर दूं 10 1 E 24, तो ई का मतलब बेसिकली होता है ना, कोई भी 10^24, मतलब इसका वैल्यू हो गया 10^24, तो ई का मतलब होता है कोई भी नंबर का रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। तो अब 10^24, अगर मैं उसको आउटपुट करने की कोशिश करूं, तब तुम तो बोलोगे क्या कि मेरे को आंसर इसमें दिख रहा है कि आना चाहिए 1 and 24 zeros, ये आना चाहिए। पर जब मैं इसको आउटपुट करूंगा, इसको मैं फिक्स्ड फॉर्म में करता है, तुमको दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको तुमको आउटपुट कर दिखाऊं, तो ये मेरे को आउटपुट कर रहा है, देखो 9999, ऑल्दो ये मेरे को आउटपुट यहाँ पर सही कर रहा है, पर मैं तो आंसर कैसे लूंगा कंपाइलर में, एज अ वैल्यू लूंगा ना, ये तो मेरे को साइंटिफिक फॉर्म तो चलेगा नहीं,
है ना, ई के फॉर्म में चलेगा नहीं, मेरे को तो पूरा वैल्यू चाहिए। पर अब तुम जो यहाँ पर वैल्यू देखोगे, ऑल्दो हमारा डबल का रेंज बहुत बड़ा है जैसे कि मैंने दिखाया, पर हम इसको यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमें प्रिसीजन एरर देता है, क्योंकि देखो 10 to 24 आंसर देना चाहिए, पर जब हमने इसको फीट्स में आउटपुट किया तो ये हमें आउटपुट दिया 9999, विच इज वेरी दिस इज वेरी क्लोज टू 10 to 24, पर ये मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, इसलिए हमें डबल एंड फ्लोट इसलिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमें प्रिसीजन एरर देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ओवरफ्लो के अंदर, जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर कि ये कैसे काम करता है और हमें डबल क्यों यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताया था कि बट बड़े वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग कोई डेटा टाइप यूज नहीं करते सिवाय स्ट्रिंग के। अब स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया था पार्ट 1 में, तो तुम जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये था हमारा तरीका फॉर डबल और इसको स्टोर करने का। तो ये पूरे हमारे जो था वो ओवरफ्लो ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस के बारे में था, और कैसे हम डबल को यूज नहीं करते क्योंकि हमारे इसमें एरर प्रेसिजन एरर आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक जो है वो कवर करते हैं एरे के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली एरे हमारा क्या होता है, हमने पढ़ लिया एक वेरिएबल पढ़ा, तो वेरिएबल क्या होता है कि एक डब्बा में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं इंट ए किया, तो मतलब एक डब्बा नाम है मेरा ए और उसमें हम एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन अगर मैं मान लो एक एरे बना लिया ए नाम का, तो एरे भी एक डब्बा ही है, पर एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप एंड द साइज इट इज एलोकेटेड। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है, एरे कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। तो सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, डेटा टाइप, एरे का नाम और उसका साइज। ठीक है, साइज। तो अगर मान लो मेरे को कोई एक डेटा टाइप बनाना है, मतलब एक एरे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिंपल इंट, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप बनाना है। इंटीजर एरे का नाम कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, ए आर आर ए सी एस डब्ल्यू, कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं, और उसके अंदर साइज, मैं साइज मान के चलो 4 लिखिए। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पर दो तरीका से वैल्यू इंटर कर सकता हूँ अपने एरे में। जैसे हम लोग इंट ए लिखते थे, इंट ए मतलब एक डब्बा बन गया, उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 3 या कुछ कर लिया। तो मतलब यहाँ पर भी एक इनिशियलाइज करने का तरीका था, और एक तरीका था क्या कि सीन करके ले सकते थे। जैसे अगर मैं यहाँ पर मैं ले लूँ सीन है, तो दो तरीका है, हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एरे में भी हम लोग दो तरीका से इनपुट ले सकते हैं। एक तो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर तुम सिंगल नहीं डाल सकते हो, अब तुम बोलोगे यहाँ पर मैं 2 डाल दूंगा, तो 4 बार 2 डाल दिया तो मतलब इनपुट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। एरे में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज है, तो मेरे को उसको करली ब्रेसेस के अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं 1 2 3 4 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरे में 4 एलिमेंट स्टोर है और उसके साइजेस, उसका वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब एरे के देखो, अब एरे एक डब्बा है, अब मान लो एक वेरिएबल से वैल्यू एक्सेस करना बहुत आसान है क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको आउटपुट कर दूंगा। लेकिन एरे में मेरे को कौन सा आउटपुट चाहिए और कौन सा नंबर चाहिए, वो तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। तो ट्रिकी कुछ नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन है। तो इंडेक्स बेसिकली क्या बोलता है, इंडेक्स हमारा एक लोकेशन है एरे के एलिमेंट्स का। जैसे मान लो एरे हमारा है 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4 में जो भी एलिमेंट्स है उसका सबका एक इंडेक्स डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 था, हट गया 1 2 3 4, तो हर वैल्यू का हमारा इंडेक्स डिफाइन है। तो इसका होगा 1, इसका 0 1 2 एंड 3। तो बेसिकली इंडेक्स रेंज करता है 0 to n-1, n इज द साइज। जैसे मान लो अगर साइज हमारा 4 है, तो हमारा जो इंडेक्स होगा वो 0 to 3 होगा, मतलब हमारा 0 से स्टार्टिंग होगा और एंड होगा साइज -1 तक, वो इंडेक्स होगा। और बेसिकली इंडेक्स क्या होता है, लोकेशन होता है उस एलिमेंट का फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूं सी आउट एरे ऑफ दैट इंडेक्स, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग में ही बताया पार्ट 1 में, अगर एरे ऑफ दैट इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स पे कौन बैठा है ना, जीरो जगह पे कौन बैठा है, तो अगर मैं आउटपुट करूं तो मेरे को आंसर देगा 1। ठीक है, तो मतलब 1 हमारा कहाँ बैठा है, 0th इंडेक्स पे। तो ऐसे हम लोग कोई भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हमने लूप्स पढ़ा है, अब लूप के यूज करके हम लोग इनपुट ले सकते हैं। अब हमको पता है कि इंडेक्स हमारा चलता है 0 से, तो 0 to n-1, तो लेस देन n मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन n, तो मतलब ये इक्वल्स टू n-1 हो गया i प्लस प्लस। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं सीन कर दूं एरे ऑफ i, ठीक है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, एरे को इनपुट ले सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करके देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको रन करके देखूं, n वाज नॉट डिक्लेयर्ड, तो अभी 4 ले लेता हूँ, 4 क्योंकि n को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, 4 ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इनपुट करूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा रन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 3 भी बेसिकली मेरा रन हो गया, क्योंकि मैंने ऐसे इनपुट लिया सीन एरे ऑफ i। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, i 0 हुआ, एरे ऑफ 0 में मैंने वैल्यू डाला, फिर एरे ऑफ 1 में इनपुट डाला, फिर एरे ऑफ 2 में डाला, फिर एरे ऑफ 3 में डाला। तो अगर मेरे को उसको आउटपुट करना है, तो आउटपुट करने के लिए भी सेम तरीका फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, मेरे को हर इंडेक्स में पहुंचना है ना, लूप से क्या करते हैं हम, हर इंडेक्स में पहुंचते हैं। तो मैंने 0 to 3 तक हर इंडेक्स पे गया और बोला कि जो भी मेरे इस इंडेक्स पे बैठे हैं उसको आउटपुट कर दो। तो बेसिकली मैं एरे ऑफ i को बोलूंगा आउटपुट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको आउटपुट करके दिखाऊं अभी,
अभी के लिए मैं इसको हटा देता मैनुअली, ठीक है। अगर मैं इसको अभी आउटपुट करके दिखाऊं, अगर मैं वैल्यू लूंगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो अब आउटपुट मुझे क्या है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, फॉर लूप की तरफ से इनपुट ले सकते हैं, फॉर लूप की तरफ से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। ये था हमारा 1D एरे। 1D एरे मतलब कि एक लाइन पे एक हॉरिजॉन्टली एरे एरे डिफाइन है जिसका एक साइज है। अब हम बात करें 2D एरे के ऊपर। 2D एरे क्या होता है? 2D एरे मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट हमारा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म्स में होगा। रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में मतलब कि इसको अच्छे से समझता हूं मैं, अच्छे से समझाता हूं मैं कि डब्बा है। अब डब्बे में कुछ एलिमेंट्स डालने हैं, और एलिमेंट्स कैसे डालने हैं हमें? 2D फॉर्म में। 2D फॉर्म में मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में मतलब कि ये हमारा 3 रो है एंड 3 कॉलम में वैल्यू डालना है। तो हर कॉलम और हर रो का इंडेक्स होगा, सबको पता ही है, ठीक है। तो इंडेक्स क्या होता है? 0 to n-1। तो साइज क्या है? 3। तो इंडेक्स क्या हो गया? 0 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा? 0 0। अब यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1। यहाँ पर जो होगा उसका इंडेक्स क्या होगा? 0 2, ठीक है। यहाँ पर जो होगा उसका क्या होगा? 1 0। लाइकवाइज 1 1 1 2, ठीक है, 1 2। लाइकवाइज 2 2, ठीक है, 2 2। फिर हो गया यहाँ पर 2 1, ठीक है, और फिर यहाँ पर हो गया 2 0। तो बेसिकली अगर मेरे को एलिमेंट स्टोर करने हैं तो मैं इस फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो तुम क्या हो रहा है कि हर रो का कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो मतलब हम लोग सिंपल एक फॉर लूप से क्या करते थे कि एक एक आई के लिए एक वैल्यू स्टोर कर सकते थे। अब मेरे को क्या करना है? एक आई का वैल्यू के लिए मल्टीपल जे का वैल्यू स्टोर करना है, मतलब मल्टीपल कॉलम का वैल्यू स्टोर करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमको नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा। अब नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? नेस्टेड फॉर लूप समझते क्या होता है? तो सबसे पहले 2D एरे बनाने के लिए, अब देखो 1D एरे मतलब हम एक साइज दे दिए। अब 2D एरे बनाना है मतलब हमको दो साइज का एरे बनाना है, 2x2 का। जैसे मैंने बताया 2x2 मतलब कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होना चाहिए, है ना। 2 रो एंड 2 कॉलम होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा बनाया तो ये 2 रो एंड 2 कॉलम, है ना। ये मतलब 2 कॉलम 0 0 एंड 1, और यहाँ पर भी 0 एंड 1। मतलब ये 2 रोज एंड 2 कॉलम में मिल रहा है, मतलब एक 0 रो के लिए 2 कॉलम है, फर्स्ट रो के लिए भी 2 कॉलम है, ठीक है। तो इंडिविजुअली मेरे को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैंने सीख लिया कि 2D एरे में अपन वैल्यूज कैसे स्टोर, साइज कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब अगर मेरे को उसको इनपुट करना है तो इनपुट हम मैनुअली देखो ऐसे भी कर सकते हैं। मैनुअल तरीका भी बता देता है कैसे करते हैं। यहाँ पर करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस के अंदर एक और करली ब्रेसेस, क्योंकि मेरे को हर रो के लिए हर रो के लिए क्या चाहिए? 2 कॉलम चाहिए। तो मैंने क्या किया कि देखो ये मेरा पहला रो। अब पहला रो के लिए 2 कॉलम और दूसरा रो के लिए 2 कॉलम, तो ये अरेंज कैसे होंगे? 1 2, ठीक है। ये कैसे अरेंज होंगे? 1 2 और 3 4, ये ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है। पहला रो में 1 2 आ गया, दूसरे रो में 3 4 आ गया, और कॉलम रिस्पेक्टिवली वैसे आ जाएंगे। पर मेरे को मान लो मैनुअली स्टोर नहीं करने है ना। हाँ, मेरे को क्या करना है? मैनुअली स्टोर नहीं करना है, फॉर लूप की मदद से करना है। तो फॉर लूप की मदद से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक तो फॉर लूप चलाएंगे जो मेरा रोज को डिफाइन करेगा। अगर मैं चला दिया फॉर इंट आई 0 आई लेस देन 2 आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, और एक और लूप चला दिया फॉर इंट, अब वैल्यूज लूंगा, चेंज कर लूंगा, j इक्वल्स टू 0 एंड j लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस। तो देखो अब यहाँ पर हो क्या रहा है? अब मैं यहाँ पर करूंगा सिंपली सीन, अब यहाँ पर सिंपली करूंगा सीन एरे ऑफ आई एंड जे, ठीक है। एरे ऑफ आई एंड जे को इनपुट ले लूंगा। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है? सबसे पहले आई मेरा 0, तो 0 लेस देन 2 ट्रू। तो ये इस लूप में गया करली ब्रेस के अंदर। कल मैंने बताया था फॉर लूप कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब करली ब्रेस के अंदर इसको पहला स्टेटमेंट दिखा फॉर। अब फॉर क्या बोलता है? जे लेस देन जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 2। तो 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू। अब वापस से ये इस करली ब्रेस के अंदर जाएगा। तो इस करली ब्रेस के अंदर क्या दिखा? एरे ऑफ आई एंड जे आउटपुट करो, मतलब आई का वैल्यू 0 था एंड जे का वैल्यू 0 था। तो एरे ऑफ 0 0 को इनपुट लो। अब नेक्स्ट टाइम इनपुट ले लिया, आई जे प्लस प्लस होगा। अभी आई प्लस प्लस नहीं होगा, अभी इस लूप के बाहर जाएगा पहले। अब जब इस लूप खत्म होगा तब ना इस लूप के बाहर जाएगा। ये फॉर लूप कहाँ स्टेटेड है हमारा? ये करली ब्रेस के बाहर स्टेटेड है। तो अभी तो ये करली ब्रेस स्टार्ट हुआ ही नहीं है ना। अभी तो हम लोग इस करली ब्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो जब इसके बाहर आया तो ये वापस से इस फॉर लूप में आया। अब इस फॉर लूप में जे प्लस प्लस मिला, मतलब जे इंक्रीज हो गया तो 1 हो गया, तो 1 लेस देन ट्रू ट्रू। तो अब वापस से मेरे को एरे ऑफ आई जे आउटपुट करो, इनपुट करो। तो आई क्या था? 0 ही, और जे क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब मुझे इनपुट क्या मिलेगा? एरे ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। तो ऐसे करके एक आई का वैल्यू के लिए अपन मल्टीपल जे का वैल्यू के लिए वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग इनपुट कर सकते हैं। अगर मैं इसको आउटपुट कराऊं तो आउटपुट करने का तरीका भी सेम है। अगर मैं इसको आउटपुट कराऊं तो यहाँ पर सिंपली मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? सी आउट। अगर मैं सिंपली सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा, और अगर मैं इसको आउटपुट कराऊं, अभी इनपुट ले लेंगे, कुछ वैल्यू ले लेता 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है।
तो आउटपुट कराऊंगा 1 2 3 4 आउटपुट मिल गया। ये 2D एरे में बेसिकली हुआ, ये मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया था तो इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं यहाँ पर दे दूंगा कि सी आउट एंड एल, मतलब एक रो कंप्लीट करो और मेरे को लाइन ब्रेक कर दो। अगर अब मैं तुमको दिखाऊंगा अच्छे से इसको, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, अब तुम मुझे अच्छे से दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं अब इसको इनपुट करूँ 1 2 3 4, तो अब देखो मेरे को कैसे मिल रहा है, 1 2 पहले रो में, 3 4 पहले रो में, दूसरे रो में, और पहले कॉलम दूसरे कॉलम रिस्पेक्टिवली में। तो बेसिकली ये ऐसे होता है। अगर मान लो मेरे को कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स का आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सी आउट एरे ऑफ उस इंडेक्स का नाम और फिर रो का नाम और उसका कॉलम का नाम, तो 0 0 0 नंबर ऑफ रोज एंड 0 कॉलम। तो ऐसे इंडेक्स की मदद से अपन कोई भी 2D एरे का वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे 2D और 1D एरे के बारे में। अब बात करते हैं इसके साइजेस के बारे में। तो बेसिकली जो भी साइजेस होते हैं हमारे एरे में, वो बेसिकली 10 टू पावर 5 के रेंज में होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा अभी इंटीजर का 10 टू पावर 9 होता है, तो वैसे एरे का जो हमारा रेंज होता है वो 10 टू पावर 5 होता है। तो जो भी ऑनलाइन कंपाइलर है ना, वो हमारे 10 टू पावर 5 रेंज तक का वैल्यू स्टोर कर सकता है अपने कंटेनर में। ठीक है, कंटेनर में स्टोर कर सकता है। तो अगर मान लो मैं एक वैल्यू स्टोर कर लूं इंट एरे, और एरे का मैं साइज दे देता, मैं सिंपली यहाँ करता इंट एन बना लेता। ठीक है, इंट एन, और यहाँ पर दे देता 1e5। ठीक है, 1e5 मतलब 10 टू पावर 5, और मैं यहाँ पर एक इंट एरे डिफाइन कर लूंगा, इंट एरे, और साइज उसका दे दूंगा n। ठीक है, और सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पर इंट ऑफ एरे ऑफ n माइनस वन, साइज -1 को वैल्यूज कर लूंगा 7। और अगर मैं इसको आउटपुट करने की कोशिश करूँ, आउटपुट एरे ऑफ n माइनस वन, अगर मैं इसको आउटपुट कराऊं तो देखो मुझे आउटपुट 7। तो अब जो इसका आउटपुट होगा वो मेरे को आउटपुट नहीं देगा, ये मेरे को एरर देगा। ठीक है, एरर क्यों देगा, क्योंकि ये मेरा अभी वैल्यू ये स्टोर नहीं कर पा रहा है, मतलब ये वैल्यू इतने रेंज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक ग्लोबल वैल्यू डिफाइन करते हैं। ये हमारा था बेसिकली लोकल वैल्यू, मतलब ये लोकल वैल्यू था, हम लोग लोकली इसको डिफाइन कर रहे थे। लोकल मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन के अंदर, जैसे ये मेन फंक्शन या कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जो डिफाइन करते हैं कि वो उस कोड ऑफ ब्लॉक के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एरर आ गया, रेड आ गया। ठीक है, तो उस कोड के लिए डिफाइंड है, उसको लोकल बोलते हैं। अब ग्लोबल मतलब कि जो सब एक्सेस कर सके, तो ग्लोबली हमको खाली उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर ग्लोबली डिफाइन कर लिया, मतलब आउट ऑफ द मेन फंक्शन अगर मैं डिफाइन कर लिया या कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लिया तो वो ग्लोबल हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है, बेसिकली खाली हमें कॉन्स्ट लगाना पड़ता है। कॉन्स्ट मतलब कि इस n का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा प्रोग्राम के अंदर, ये फिक्स रहेगा। तो अगर मैं अब इसको चलाने की कोशिश करूँ तो ये चल जाएगा और ये मेरे को आउटपुट 7 देगा। ठीक है, आउटपुट देखो 7 दे रहा है। तो ये डिफरेंस होता है ग्लोबल एंड लोकल साइजेस को डिक्लेयर करना। तो ये था एरे के बारे में। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट एरे। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तुम लोग बोलोगे तो तुमने तो पढ़ा तो दिया लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना नहीं सिखाया। ठीक है, तो अब कुछ इसमें क्वेश्चन करके देखते हैं, इंटरेस्टिंग मजा आएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ एरे, एक एरे मैंने बनाया इंट ऑफ एरे, और साइज में मान लेता है इनिशियली 4, और इसमें वैल्यूज है 1। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ ना, पहले मैं तुमको बोलूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा कि मेरे को फर्स्ट 5 डिजिट्स का सम निकाल के दिखाओ, फर्स्ट 5 डिजिट्स का सम निकाल के दिखाओ। तो तुम क्या करोगे, तुम तो बोलोगे कि भाई मैं 1 + 2 + 3 + 4 5 कर सकूंगा। मैं क्या करूंगा, सी आउट 1 + 2 + है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दूंगा, है ना, ये कर दूंगा। ये तो सिंपल है, ये तो मैं सिखाऊं, कर दूंगा। सही है, तो आंसर मिल जाएगा 15। पर अगर मैं तुमको बोलूं इसको तुम लूप की मदद से करो, तो तुम कैसे करोगे। तुम जानते हो कि मेरा लूप चलता है i = 0 से लेके n तक। तो क्यों ना अगर मैं लूप को चला दूं फॉर इंट i = 1 से लेके और i < 5 तक। लेस देन चलाना कि लेस देन इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि मेरे को 5 भी कवर करना है ना, लेस देन इक्वल्स टू 5। और अगर मैं i प्लस प्लस कर दूं, और अब मैं क्या करूं, सम इक्वल्स टू सम प्लस i करूं, तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पर मैं सम को यूज किया, मेरे को सम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। कोई चीज भी यूज करते हो डिक्लेयर करते हैं, मैंने बताया था। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले मेरा i1, तो i1 1 < 5 कंडीशन ट्रू, तो ये इस करली ब्रेस के अंदर आया। इस करली ब्रेस के अंदर देखो एक स्टेटमेंट दिखा, सम = सम + 5। तो अभी सम मेरा इनिशियली क्या था, सम इनिशियली था 0। अब सम = सम + 5, तो सम क्या बन गया, 1 बच गया। ठीक है, सम क्या बन गया, 1। अब नेक्स्ट टाइम ये खत्म हो गया, ये कंडीशन खत्म हो गया, कंडीशन खत्म हो गया, तो वापस से मेरा लूप चला आगे। तो i प्लस प्लस अब i का वैल्यू हो गया 2, तो 2 के लिए 2 < 5 कंडीशन ट्रू, तो वापस से कर्ली ब्रेस के अंदर गया। अब सम हमारा पहले से क्या बैठा था 1, तो सम को वापस से काट के 1 को काट के क्या बन गया 2, है ना। वैसे ही वापस अब एडिशन चलेगा 3, तो 3 फिर 4, है ना, ऐसे प्लस होते जाएगा। तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, है ना, ऐसे चलेगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, and 6 + 4 14, and 14 + 5 which is, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, and 10 + 5 15। यस, मैंने 14 बोल दिया, 10 + 4 10 + 5 15।
तो ये मेरे को आउटपुट क्या देगा 15, लेकिन अभी आउटपुट नहीं देगा जब तक मैं सी आउट नहीं करूंगा। अगर मैं अब यहाँ पर सी आउट सम कर दूं तो मेरे को आउटपुट क्या कर देगा 15 आउटपुट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम मुझे आउटपुट कराओ हर आई का वैल्यू, मतलब हर आई पे सम का वैल्यू प्रिंट आउट कराओ, तो तुम क्या बोलोगे कि जैसे ही मैं सम कंप्यूट कर रहा हूं तभी मैं सम को यहाँ पर आउटपुट कर दूंगा, तो हर स्टेप में मुझे सम का वैल्यू मिलते जाएगा। तो सम का वैल्यू हर स्टेप में क्या मिलेगा, पहले मिलेगा 1, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 6, फिर मिलेगा 10, फिर मिलेगा 15। तो ये क्या हुआ, जैसे ही मेरा एक स्टेटमेंट कंप्यूट हो रहा है तो ये सम को आउटपुट कर दे रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अपन को करली ब्रेसेस के अंदर कब क्या चलाना है और कब क्या नहीं चलाना है। अगर मेरे को बोलता ओवरऑल सम देने के लिए तो मेरे को उसको पूरा कंप्यूट करने के बाद करली ब्रेस लूप खत्म होने के बाद चलाना पड़ता। अगर बोलता हर स्टेप में दो तो मैं हर स्टेप में इसको आउटपुट कराता, ठीक है। एक चीज ये हो गया। अगर अब मैं तुमको बोल दूं एक मुझे मल्टीप्लाई निकालो मल, तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मल इनटू आई। अब तुम इनिशियली क्या करोगे, मल करोगे, और सी आउट तुम क्या करोगे, सी आउट मल्टीप्लाई करोगे, है ना, सी आउट मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करके दिखाऊं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस छोड़ दिया क्या, हाँ यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस ये छोड़ दिया सेमीकोलन, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो मेरे को आंसर क्या देगा, 0 देगा। 0 क्यों देगा, क्योंकि देखो हर स्टेप मल को इनिशियली मैंने 0 रखा, तो हर स्टेप में मेरा इंटू होगा तो 0 से इंटू कोई भी होता है तो 0 ही होता है ना। तो हर स्टेप में 0 से इंटू हो रहा है तो मेरे को इनिशियली इसको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो 1 लूंगा तो 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसको अब रन करूं तो मेरे को आंसर क्या देगा, ये मेरे को आंसर देगा, ठीक है। अब मेरे को ये आंसर दे रहा है 120। अब 120, अब यहाँ से तुमको कुछ लॉजिक दिख रहा है। अब देखो अगर मैं तुमको बोल दूं कि ये हमारा कोड बन गया फैक्टोरियल का, तो देखो तो कितने सिंपल लॉजिक से हमारा ये फैक्टोरियल कोड बन गया। फैक्टोरियल क्या बोलता है, अगर मैं बोल दूं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू, है ना, 5 इंटू 4 डॉट, मतलब इंटू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बेसिकली ये फैक्टोरियल होता है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पर ये वही कोड बन रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। तो उसका आंसर क्या मिल गया 120, है ना। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी वैल्यूज का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। देखो इतना सिंपली एक कोड में हमने फैक्टोरियल निकाल लिया, है ना। तो ऐसे ऐसे लॉजिक बनाना पड़ता है। तो ये था एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन फॉर लूप के ऊपर, तुम चेकआउट कर सकते हो कोडशेफ पे जाके, मैंने बताया था कल लिंक दिया था, आज भी मैं कोडशेफ पे डाल दूं, कोडशेफ पे लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट बेसिक के इतना टॉपिक क्लियर कर लिए है कि तुम अब जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एरे के ऊपर हो या स्ट्रिंग के ऊपर हो या तो कोई भी बेसिक्स के ऊपर हो। सो टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो और लाइक कर दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।